हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 2, जो कि है हमारे यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो, मुझे पता है आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप लोग टेंशन मत लो। आज हम लोग ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और परसों ये यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तुरंत ही अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लैटेंट हीट्स एंड वेपर प्रेशर के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो देखो यहाँ पे इस यूनिट पे हमें जो है अपने मैटर्स के बारे में स्टडी करनी है। मैटर्स यानी कि हमारे वही सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो उनके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो उनकी कुछ हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करनी है। मतलब इस यूनिट की बात करें ना, तो इस यूनिट में हमारे बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे कह सकते हो इस यूनिट में वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है जहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, या फिर इसमें से जो है हमारे 2-3 टॉपिक्स को साथ में कंबाइन करके यहाँ पे जो है हमारा आपसे जो है 7 या 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे इस यूनिट से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बाकी हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा अपने मैटर को। तो मैटर देखो सिंपल सी बात है, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है इस दुनिया में, अगर वो उसके अंदर कुछ मास है, यानी उसका कुछ भी मास है, और अगर वो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो हमारा मैटर कहलाता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग इस मार्कर को देखें, तो आप लोग देखो इस मार्कर का कुछ तो वेट होगा जरूर, है ना, यानी कुछ तो इसका मास जरूर होगा। और यहाँ पे देखो इस मार्कर को यहाँ पे रखने पर इसने जो है इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। तो इस मार्कर की अगर हम लोग बात करें तो इसने यहाँ पे दोनों जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है मैटर की, उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारा एक टाइप का मैटर हो जाता है। और ये हमारा कौन सा मैटर है? हमारा सॉलिड है। ठीक है, अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर मेनली हमारा कौन कौन सी स्टेट में रहता है। तो अगर हम लोग एक जनरल वे में बात करें तो मैटर को यहाँ पे 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया है। अब कहीं कहीं आप लोग को चौथी हमारी प्लाज्मा स्टेट भी दिखती है, बट आप लोग के सिलेबस में इतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ों को ही देखना है। तो हमारे यहाँ पे मैटर जो है 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला हो गया सॉलिड स्टेट, दूसरा हो गया लिक्विड, एंड थर्ड हो गया हमारा गैसियस स्टेट। अब देखो इन सब के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। बाकी थोड़ा सा अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज देखें, ठीक है, तो सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, सॉलिड्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे शेप भी फिक्स होता है और जिनका यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स होता है। देखो शेप का मतलब कि वो यहाँ पे जैसे इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर का जैसा शेप है, इस मार्कर का शेप यहाँ पे वैसा ही रहेगा, यानी इसका एक फिक्स शेप है। अब इसको आप लोग चाहे इस कॉपी के ऊपर रखो, चाहे किसी वेसल के अंदर रखो, चाहे आप लोग इसको कहीं भी रखो, ये हमारा जो है इसी शेप में रहेगा। इसका शेप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यानी इसका एक डेफिनेट शेप है। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे हमारे सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका यहाँ पे शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर जैसे हम लोग फार्मेसी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम लोग फार्मेसी में बात करें तो हमारी जैसे जो टैबलेट्स होती हैं और जो भी कैप्सूल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी इनका यहाँ पे शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अपने लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड्स हमारे क्या होते हैं? देखो लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि इनका जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी डेफिनेट होता है, लेकिन इनका जो शेप है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग को पता है जैसे हमारा वाटर होता है, तो वाटर को यहाँ पे आप लोग जो है जिस भी शेप के आप वेसल में रखो वो उसी शेप का हो जाता है। जैसे वाटर को अगर मान लो आप लोगों ने जो है इस तरीके के वेसल में रखा तो क्या होगा? वाटर यहाँ पे इसका शेप ले लेगा। या फिर अगर वाटर को आप लोगों ने एक ग्लास में रखा तो वाटर क्या होगा? एक ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक है, या फिर वाटर को आप लोगों ने मान लो इस तरीके के शेप में रखा तो वो हमारा इस तरीके का शेप ले लेगा। यानी इसका शेप बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है, इसको जिस आप वेसल में रखोगे उसका शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम इसका फिक्स है, यानी जितना वॉल्यूम हमारे वाटर का है वॉल्यूम हमारा उतना ही रहेगा, बस इसका शेप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड्स। अब इसमें हम लोग बात करें तो हमारे एग्जांपल्स में आ जाती हैं हमारी जो भी सिरप होते हैं और वाटर वगैरह हो गया। और उसी तरीके से हम लोग बात करें अपने गैसेज के बारे में, तो देखो गैसेज के अंदर यहाँ पे ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता है, ना तो इनका यहाँ पे कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता है जब अगरबत्ती वगैरह कहीं भी जलती है
तो वो अगरबत्ती की जो भी आप कह सकते हो स्मेल होती है, वो उस कमरे तो छोड़ो, उस पूरे कमरे में तो फैल ही जाती है, इवन कमरे के बाहर तक भी उसकी स्मेल फैल जाती है। यानी कि जो हमारी अगरबत्ती का धुआं होता है वो हमारा जो है क्या होता है, गैस होता है। तो भाई उसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना तो कोई डेफिनेट शेप है, यानी उस कमरे में, उस पूरे कमरे के शेप में वो फैल गया, ठीक है, और कमरे से भी बाहर निकल गया। और वॉल्यूम भी आपको पता है कि हमारा एक अगरबत्ती कितनी छोटी सी होती है, ठीक है, और उसका जो यहाँ पे जो भी धुआं वगैरह उठता है उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो जाता है, जितना कमरा है उतना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर अपने जो भी हमारी फार्मेसी की डोजेज फॉर्म है उसमें बात करें, तो हमारी जो एरोसोल्स होती हैं वो हमारी गैसियस डोजेज फॉर्म होती हैं। तो देखो ये तो था हमारा एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, यानी कि जो भी हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस हैं उनकी यहाँ पे कुछ और भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के शेप के बारे में, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सॉलिड है उसका शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड का यहाँ पे इनडेफिनेट, और गैसियस का भी हमारा इनडेफिनेट शेप होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में यहाँ पे डेफिनेट होता है, ठीक है, और लिक्विड में यहाँ पे, लिक्विड में वॉल्यूम देखो डेफिनेट होता है, लेकिन गैस में ना तो वॉल्यूम ना तो शेप, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ये जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब करीब में होते हैं, और इसी वजह से इनका शेप वगैरह यहाँ पे फिक्स होता है। वहीं अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि इनका शेप यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। और वहीं अगर हम लोग गैस की बात करें, तो इनके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनका कोई शेप फिक्स होता है, ना तो इनका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अब अगर आप लोग देखो, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का स्पेस, यानी कि जो हमारे लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा सॉलिड है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, और जो लिक्विड है उसका क्या होगा, इंटरमीडिएट, यानी कि देखो सिंपल है कि लिक्विड से, हमारा सॉलिड से ज़्यादा और लिक्विड से कम, ठीक है, सॉरी गैस से कम, यानी जो लिक्विड्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, देखो वो गैस से तो कम है लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा है, तो यही चीज़ है, हमारा इंटरमीडिएट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें अपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये जो हमारे जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनकी जो मोशन की एनर्जी होती है, यानी अगर ये मान लो हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर ये मान लो इसके अंदर हमारा मोशन कर पा रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अब अगर आप लोग देखो, तो जो हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इतनी आसपास हैं कि इनके अंदर यहाँ पे मोशन करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो हम लोग इस वाले मॉलिक्यूल को देखें, तो क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के यहाँ पे जा सकता है? भाई कैसे जाएगा, यहाँ पे इसको तो जगह ही नहीं है कहीं भी मोशन करने की, है ना। तो अगर हम लोग सॉलिड के केस में बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, लीस्ट होगी, यानी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब वहीं अगर हम लोग बात करें लिक्विड के केस में, तो देखो लिक्विड के केस में थोड़ा बहुत यहाँ पे मोशन पॉसिबल है, यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो ये जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ, या फिर इसी के बीच से होते हुए यहाँ भी जा सकता है, यानी इनके बीच में थोड़ा सा मोशन पॉसिबल है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, यानी कि कह सकते हो कि सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैस से कम होती है। अब वहीं पे अगर हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें, तो भाई ये तो देखो यहाँ पे, ये जहाँ चाहे तो यहाँ पे चला जाए, ठीक है, ये चाहे तो यहाँ पे आ जाए, मतलब यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मोशन हो सकता है। यानी जो हमारे गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। और वहीं के कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, तो देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना। तो अगर आप लोग देखो, तो क्या हमारा जो सॉलिड होता है वो कंप्रेस होता है? जैसे मान लो इस पेन की बात करें, तो इस पेन को अगर आप लोग दबाओ तो क्या ये कंप्रेस होती है? बहुत कम, मतलब बहुत ही हार्ड है हमारे सॉलिड को कंप्रेस करना। तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लीस्ट होती है। वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के केस में भी कंप्रेसिबिलिटी मतलब वैसे काफ़ी कम ही होती है। जैसे कि वाटर वगैरह को अगर आप चाहो कि दबा के कम कर दो, तो दबा के उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना थोड़ा सा टफ ही होता है, मतलब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सॉलिड के हिसाब से थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग गैस की बात करें, तो अगर मान लो एक हमारा कंटेनर है, ठीक है, और मान लो इसमें जो है इतने अमाउंट तक, यहाँ तक चलो हमारी गैस फिल है, ठीक है, गैस फिल है। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे कोई भी पिस्टन वगैरह नहीं, ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों ने एक ऊपर से पिस्टन लिया। अब अगर हम लोग इस पिस्टन से प्रेशर डालें, ठीक है, इस पिस्टन को अगर नीचे की तरफ लेके आए तो क्या ये गैस पूरी कंप्रेस नहीं हो सकती? हमारा पिस्टन इस पूरी गैस को क्या कर देगा, कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। क्यों कंप्रेस हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं, तो इसी वजह से इसमें कंप्रेसिबिलिटी हमारी गैस के अंदर क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और वहीं पर डिफ्यूजन रेट की बात करें तो देखो, डिफ्यूजन रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसे समझो, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग सॉलिड की बात करें तो हमारा ये जो सॉलिड है, क्या ये जो है यहाँ से मतलब डिफ्यूज हो सकता है? मतलब डिफ्यूजन का मतलब है कि एक जगह से पूरी दूसरी जगह पे फैल जाना। तो भाई ये यहाँ पे जितने स्पेस में है उतने स्पेस में ही रहेगा, यहाँ से ये फैल तो जाएगा नहीं, है ना। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन रेट हमारा लीस्ट होता है, या फिर कह सकते हो बिल्कुल जीरो होता है। और लिक्विड के केस में क्या होता है, अब देखो लिक्विड है तो जैसे जब भी पानी वगैरह आप लोग कहीं डालते हो, ठीक है, मान लो पानी हमारा फर्श वगैरह पे गिरा, तो क्या होगा, वो बहते बहते हमारा काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफ्यूजन रेट हमारे लिक्विड के केस में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग गैस की बात करें तो भाई गैस को अगर मान लो, जो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगरबत्ती को हम लोग एक कमरे में जलाएं तो वो पूरे कमरे में, बल्कि कमरे के बाहर तक भी फैल जाती है। यानी हमारा जो गैस होता है उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब वहीं पर रिजिडिटी, अब रिजिडिटी मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि टफनेस, कठोरता। तो कठोरता किसके अंदर होती है भाई, हमारा जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है। वहीं पे लिक्विड की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है। और गैस तो हमारी बिल्कुल रिजिड होती ही नहीं है, तो रिजिडिटी हमारी सॉलिड के अंदर हाईएस्ट होती है, लिक्विड में वही चीज़ है इंटरमीडिएट, और गैस में हमारी लीस्ट होती है। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब क्या, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे किसके अंदर सबसे पास पास है, सबसे पास पास हमारे सॉलिड के अंदर है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। और वहीं लिक्विड के केस में थोड़े दूर दूर है, तो इनके केस में क्या होगी, इंटरमीडिएट। और गैस के केस में तो बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि बहने। तो एक बात बताओ, जो हमारा सॉलिड होता है इसके अंदर क्या फ्लो प्रॉपर्टी होती है? जैसे ये जो सॉलिड है, क्या ये बह सकता है भाई? इसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। देखो यहाँ पे ऑल्दो हम लोग पाउडर वगैरह के केस में फ्लो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बट वो हमारा थोड़ा अलग तरीके का होता है। मतलब जनरली हमारा सॉलिड यहाँ पे बहता तो है नहीं, है ना। तो सॉलिड के अंदर क्या होती है, फ्लो प्रॉपर्टी लीस्ट होती है। वही लिक्विड हमारा आसानी से थोड़ा बहुत बह जाता है ना। अगर हम लोग जो जहाँ भी डालें लिक्विड को वहाँ से वो बह सकता है, तो इसके अंदर हमारी इंटरमीडिएट होती है। और वहीं अगर गैस की बात करें तो भाई गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारी हाईएस्ट होती है। तो अब आप लोग देखो, अगर मान लो आप लोगों से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो अब आप लोग इन सारे पॉइंट से यहाँ पे ऐड करके एक बहुत ही डिटेल डिफिनेशन बना सकते हो कि नहीं। जैसे मान लो अगर आपसे सिर्फ सॉलिड के बारे में पूछे, तो आप लोग अगर ये सारे पॉइंट याद कर लो तो आप लोग ऐसे मतलब इसको पूरा लाइन से हेडिंग करके लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग पहली लाइन क्या लिखोगे, सॉलिड इज अ सब्सटेंस whose shape is definite but size is whose shape is definite but volume is indefinite, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, its intermolecular space is least, उसके बाद its kinetic energy is least, उसके बाद its compressibility is least। तो इस तरीके से करके आप लोग यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप लोग कर ही लोगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये आपस में जो है थोड़ा सा इंटरचेंजेबल भी होते हैं। मतलब इनको, जैसे मान लो जो हमारा सॉलिड है, अगर इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें तो ये हमारा यहाँ पे लिक्विड के केस में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वही लिक्विड को और टेम्परेचर दें तो ये हमारा क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर आप लोग टेम्परेचर दोगे तो हमारा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कंप्रेस होगा, ठीक है। और वहीं अगर टेम्परेचर अगर आप लोग खींचोगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर कम कर दो, निकाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब हीट अगर यहाँ से जो है हम लोग कह सकते हो कि हीट एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं अगर इनके अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, निकाल ली जाए, तो हमारे ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि देखो ये स्टेट्स हमारी क्या होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। तो अब देखो जैसा कि इसमें बहुत ही सिंपल है, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। चेंजेस ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। देखो अगर जो हमारी हीट है, अगर वो हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड अगर हमारी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इसका, हम लोगों ने आइस क्यूब लिया, ठीक है, जो हमारा आइस का क्यूब होता है, ठीक है, आइस, तो क्या होता है जब यहाँ पे आइस क्यूब को हीट मिलती है, यानी हीट अगर हमारा आइस क्यूब एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होता है, हमारा वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। और इसी वाटर को अगर हम लोग और हीट देते रहें, यानी अगर ये वाटर अब और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये हमारा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, है ना, यानी वेपर्स में थोड़ा सा। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, अब वही मान लो अगर इस स्टीम से हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा, दोबारा से लिक्विड में, और इसी लिक्विड में हम लोग थोड़ा सा हीट और एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, यानी कि हीट इसमें से और अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लो हीट और रिलीज हुई तो ये क्या होगा, ये दोबारा से हमारा आइस क्यूब में। तो इस तरीके से हमारी स्टेट क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती हैं हीट के एब्जॉर्बिंग या फिर रिलीजिंग से। जैसे यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, अगर हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, अगर वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब देखो ये सारी चीज़ें आप लोग बना के तो लिख सकते हो ना, मान लो अगर आप लोगों से 2 मार्क्स में मेल्टिंग का जो है टॉपिक आता है तो आप लोग लिख सकते हो ना, मेल्टिंग इज अ कंडीशन इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट, है ना। और बाकी अगर हम लोग बात करें जो हमारा लिक्विड है अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। और वहीं पे अगर जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और वहीं पे अगर हमारा गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, अगर सॉलिड लिक्विड देखो एरो की तरफ देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ एरो है तो हमारा मेल्टिंग है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो है तो हमारा फ्रीजिंग है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें, और वहीं पे ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारा जो सॉलिड है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी हमारे कुछ कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी सब्लिमेशन हो जाती है। और वहीं अगर कोई गैस हमारी डायरेक्टली किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आप लोग को डी सब्लिमेशन के नाम से दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मुझे आप लोग कोई सॉलिड का एग्जांपल दो जो बिना यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आप लोग को पता है उस सॉलिड का नाम, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो याद आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, किसी ऐसे सॉलिड का नाम बताओ जो कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो गूगल मत करना, गलत बात है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंट अगर दें तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा पूजा में इस्तेमाल होती है, ठीक है, पूजा वगैरह में। तो आप लोग मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों को पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का आंसर मुझे देना। और बाकी देखो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए ना। मान लो आप लोगों से मेल्टिंग पूछेगा तो क्या लिख सकते हो ना, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। और फ्रीजिंग पूछे तो स्टेट, ठीक है, इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और उसके बाद सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने लैटेंट हीट के बारे में। तो यहाँ पे देखो लैटेंट हीट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना, मान लो हमारा कोई नॉर्मल वाटर है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट करना चालू किया। जैसे वाटर को जो हम लोग हीट करना चालू करते हैं और मान लो ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो होगा क्या, अगर आप लोग यहाँ पे मान लो इसका टेम्परेचर मान लो किसी थर्मामीटर से नापना शुरू करो तो होगा क्या, जैसे जैसे आप लोग हीट दोगे वैसे वैसे इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। पहले इस वाटर का टेम्परेचर कुछ 10-20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, फिर क्या होगा, देखो 20 से यहाँ पे थोड़ी देर बाद 30 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर 30 से कुछ देर बाद आप लोग देखोगे 40, कुछ देर बाद 50, यानी इस तरीके से बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एट लास्ट में वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग हीट देते रहोगे वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अब आप लोग देखोगे कि आप लोग हीट तो अभी भी दे रहे हो लेकिन 100 से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यानी जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमारा 110 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यानी हमारा 100 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, 101 भी नहीं बढ़ेगा। अब ऐसा कैसे हो रहा है भाई, हीट हम लोग स्टार्टिंग में दे रहे थे तब तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, लेकिन वही हीट हम लोग अभी भी दे रहे हैं लेकिन ये वाटर का टेम्परेचर तो अब बढ़ ही नहीं रहा है। तो सुनो एक्चुअल में होता क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते ही, यानी वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और उसके बाद भी आप लोग जो है हीट अगर इसको देते रहे तो होगा क्या, ये हमारा जो है यहाँ से हो जाता है बॉयल होना शुरू, ठीक है।
यहाँ से ये बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो होता क्या है, ये जो हमारे वाटर्स हैं ये यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, वाटर हमारे वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग जो भी टेम्परेचर दे रहे हैं वो हमारा वाटर क्या कर रहा है, वो हमारा वाटर जो है वेपर्स यानी कि समझ लो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने में यूज कर रहा है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर का टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। तो असल में अगर हम लोग देखें तो हुआ क्या कि वाटर ने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी हीट थी उसको यहाँ पे इसने अपना टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय किस में यूज किया, अपने स्टेट को चेंज करने में। देखो हुआ क्या, यहाँ पे वाटर हमारा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना। और यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये लिक्विड से यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वेपर्स हमारी कौन सी होती है, गैस। यानी कि वाटर हमारा जो है क्या कर रहा है, अपने फेस को चेंज कर रहा है, यानी पहले ये लिक्विड फेस में था अब ये गैस फेस में चेंज होने लगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद जो भी हीट दी वो वाटर ने क्या किया, अपने फेस को लिक्विड से गैस की तरफ चेंज करने में यूज किया, ना कि अपना टेम्परेचर बढ़ाने में। और इसी वजह से क्या हुआ कि वाटर का जो टेम्परेचर था वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ आप लोग समझे कि जो हम लोग हीट दे रहे थे वो गई कहाँ, वो गई यहाँ पे इसका फेस चेंज करने में। और इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। देखो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं। देखो ये जो लैटेंट हीट का जो टर्म था वो सबसे पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश केमिस्ट जोसेफ ब्लैक ने 1762 में इंट्रोड्यूस किया। देखो अगर हम लोग लैटेंट हीट को डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, लैटेंट हीट इज डिफाइंड एज हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द फेस चेंज ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस के फेस को चेंज होने में जो यहाँ पे हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, इट कैन बी आइदर फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या फिर लिक्विड से गैस में। जैसे इस वाले एग्जांपल में कि हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड से हमारा सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि लैटेंट का मतलब पता है क्या होता है, देखो लैटेंट का मतलब होता है थोड़ी सी छुपी हुई, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ हिडन हीट एनर्जी दैट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या कि इसको हम लोग यहाँ पे लैटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हीट देने पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है। तो यानी कि ये हमारी गुप्त ऊष्मा कहाँ चली जाती है, एक्चुअल में ये जो हीट है ये हमारी फेस चेंज करने में चली जाती है और इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अब देखो इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तब आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओगे। देखो जैसे कि इसी में अगर हम लोग मान लो आइस का क्यूब लें, ठीक है, जैसे हमारा जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, तो अगर मान लो हम लोग किसी बर्फ़ के टुकड़े को लें तो आपको पता है कि आइस यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करें तो आइस यहाँ पे वाटर में अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, आइस हमारा वाटर में मेल्ट होना चालू हो जाता है, यानी वाटर में कन्वर्ट होना, है ना। तो यहाँ पे देखो आइस का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जैसे आइस हमारा वाटर में कब कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो इस चीज़ को समझना आप लोग, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और 0 डिग्री पे ही हमारा वाटर यहाँ पे आइस में कन्वर्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग हीट इसको दे रहे हो या फिर रिलीज कर रहे हो। तो अगर मान लो हम लोग आइस को जो है अपने रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रखें, जैसे आप लोग फ्रिज वगैरह से जब भी बर्फ़ का टुकड़ा बाहर निकालते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना चालू होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आप लोग क्या देखो कि मान लो चलो आप लोगों ने इसको नॉर्मल नहीं, मान लो अगर हम लोग इसको हीट भी देना चालू करें, ठीक है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे इस आइस का टुकड़ा लिया और इसको हम लोगों ने इस तरीके से हीट देना चालू किया। तो अब आप लोग मान लो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई देखो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अगर आप लोग इसको हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए ना, हमारे आइस क्यूब का टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए, यानी इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के कुछ 10-20 ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या देखोगे कि जब तक ये आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तब तक यहाँ पे इस आइस का टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग हीट तो इसको दे रहे थे तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, भाई वही चीज़ है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये आइस हमारा कौन सी स्टेट है, सॉलिड, और वाटर हमारा कौन सी स्टेट है, लिक्विड। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, ये टेम्परेचर हमारा इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जा रहा है, यानी फेस चेंज होने में। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इसने अपना जो है टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय अपनी फेस को चेंज करने में इस्तेमाल किया। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब तक ये आइस, ठीक है, जब तक ये बर्फ़ का टुकड़ा हमारा पूरी तरीके से पिघल के वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जा रहा, तब तक यहाँ पे इस आइस का टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और ये चीज़ होती है हमारी लैटेंट हीट, यानी लैटेंट हीट यहाँ पे कहाँ गई, इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के अंदर चली गई।
और जैसे ही यहाँ पे देखो, अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जैसे ही फेस चेंज हो गई, तो अब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो देखो वही चीज़ होगी कि अब ये पहले यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर 100 पे जाएगा, और 100 के बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी बढ़ना कम हो जाएगा। क्यों? अब ये लिक्विड क्या होगा, अब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये होता है हमारा लैटेंट हीट का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ लैटेंट हीट देखें, ठीक है, तो वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई। सपोज वी हैव अ ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है, यानी समझो हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर, ठीक है, और हम लोग इसको वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो वी ऑल नो दैट आइस टर्न्स टू वाटर एट 0 डिग्री, यानी जो हमारा बर्फ है वो हमारा लिक्विड में यानी वाटर में कब कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ यू विल ऑब्जर्व, ठीक है, नाउ एज्यूम वी स्टार्ट हीटिंग आइस एट 0 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया, आइस को मान लो 0 डिग्री पे हीट करना चालू किया। यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू डू सो टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट चेंज, यानी आप लोग क्या देखोगे कि आप लोगों ने इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट तो देना चालू करी, लेकिन इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर बट द टेम्परेचर डज नॉट राइज अंटिल द एंटायर आइस ब्लॉक हैज बीन कन्वर्टेड टू वाटर। यानी जब तक ये पूरा का पूरा आइस ब्लॉक हमारा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी 0 से बढ़ेगा ही नहीं, यानी ये 0 ही रहेगा। कब तक? जब तक ये आइस हमारा पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली द ऑल द हीट सप्लाइड टू द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड बाय द आइस टू चेंज इट्स फेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी हुआ क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने जो भी हीट दी वो इसने अपना टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय यहाँ पे अपना फेस चेंज करने में इस्तेमाल करी, ठीक है। दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज एंड दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में, तो देखो जनरली हमारी जो लेटेंट हीट है वो हमारी यहाँ पे 2 टाइप की होती है। पहली होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे देखो दोनों काफ़ी सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो इसको अगर आप लोग देखो ध्यान से देखना, द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड पर unit mass of a substance at its melting point to convert the state of the substance from solid to liquid or vice versa is known as latent heat of fusion। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसी सॉलिड को, अगर हम लोग यहाँ पे किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट देना चालू करें, ठीक है, और अगर वो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस हीट को बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी यहाँ पे क्या हुआ कि सॉलिड को हम लोग हीट तो दे रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे टेम्परेचर का नहीं बढ़ाएगी, बल्कि इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि देखो अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर हम लोग वहीं पे टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर अगर हम लोग कम करें, इसके अंदर से टेम्परेचर को निकाल लें, तो ये लिक्विड हमारा दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे इस चीज़ को भी हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही बोलेंगे, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे देखो सॉलिड वाले केस में हमारी हीट पॉजिटिव होगी और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होने में हमारी जो हीट है वो यहाँ पे निगेटिव होगी, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी सेम ही रहती हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 334 जूल्स पर ग्राम ऑफ वाटर। यानी देखो जो हमारी वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, 334 जूल्स पर ग्राम ऑफ वाटर। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी देखो, अच्छा एक चीज़ आप लोग समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो वाटर है तो ये लेटेंट हीट की बात हम लोग कब करेंगे, जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच चुका हो, क्योंकि देखो उससे पहले हम लोग जो हीट देंगे भाई वो हमारी लेटेंट हीट नहीं होगी, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यानी एक बार ये वाटर यहाँ पे अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, उसके बाद हम लोग जो हीट देंगे, ठीक है, और जब तक ये हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा तो उस हीट को बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे हीट तो देंगे बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पे गैस में, यानी जो हमारे वाटर्स हैं वो यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होने में यूज करेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, अप्रॉक्स हमारी 2250 जूल्स पर ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे आप लोग को, अगर आप लोग बुक्स वगैरह में देखोगे तो आप लोग को एक ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि हमारी लेटेंट हीट को बहुत अच्छे से दिखाता है। और यहाँ पे हमारा लिक्विड और जो है, अगर हम लोग जो है वही वाला लें कि आइस, ठीक है,
आइस पहले हमारा कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ठीक है, और वाटर फिर हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल है कि आइस हमारा क्या है, सॉलिड, ठीक है, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड, और वहीं पे वेपर्स या फिर स्टीम कह सकते हो हमारा क्या है, गैसियस फॉर्म। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में यानी कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, देखो सिंपल है, लैटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगी बताओ, ये हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली हीट को यानी कि जब हमारा वाटर यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग इस ग्राफ में देखो तो क्या दिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम लोगों ने सॉलिड को हीट दी, ठीक है, तो सॉलिड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम लोग हीट तो दे रहे हैं, देखो हीट अभी भी हम लोग दे रहे हैं, हीट देखो हीट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर देखो टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता अगर ये ऐसे होता, लेकिन टेम्परेचर हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, जबकि हीट अभी भी बढ़ रही है। तो ये हीट क्या होती है, ये हीट हमारी इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में गई, तो ये हीट हो गई हमारी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हमारा जो वाटर है, मान लो हमारा जो आइस क्यूब था, देखो इसको ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में मान लो जो हमारा आइस क्यूब है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लो और भी बहुत कम, यानी कि माइनस में मान लो, माइनस ऐसे मान लो कि -10 या फिर -20 ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हीट दी तो यहाँ पे -10 से यहाँ पे -5 हुआ, फिर -0, फिर 0 पे आ गया। तो 0 पे आते ही क्या हुआ, हमारा मेल्टिंग पॉइंट चालू हो गया। अब 0 के बाद यानी 0 के बाद आप लोग जो हीट दोगे वो हमारे यहाँ पे इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जाएगी, तो ये हमारी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अब जैसे ही हमारा जो सॉलिड यानी जो हमारा आइस क्यूब है, जैसे ही ये हमारा वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इस वाटर को जब आप लोग हीट दोगे तो अब देखो हीट थोड़ी सी दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो अब इस वाटर को आप लोग हीट दोगे तो ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 पे पहुंचा अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब आप लोग हीट दोगे तो क्या हुआ, देखो टेम्परेचर, अभी हीट तो आप लोग अभी भी दे रहे हो पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये हीट कहाँ गई, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, तो ये क्या हो गई हमारी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर ये हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि लैटेंट हीट हमारी क्या होती है, ग्राफ हमारा कैसे है। और अब हम लोग यहाँ पे अपने एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर वैसे तो बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, देखो वेपर प्रेशर की पहली बात, तो वेपर प्रेशर की बात हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड कंटेनर के केस में करेंगे। यानी मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर से क्लोज यानी बंद कर रखा है, ढक रखा है, तब हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, आपको पता है कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, उनके अंदर वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो अगर आप लोगों ने कोई वाटर लिया है, ठीक है, और वाटर को मान लो आप लोग किसी जगह पे काफ़ी 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, तो देखो होगा क्या, वो वाटर हमारा थोड़े टाइम बाद देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे इतना रहा होगा तो वो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो ये इतना वाटर हमारा क्या हुआ, इतना वाटर हमारा वेपराइज हो गया, ठीक है। तो वाटर के अंदर यहाँ पे वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो आप लोगों ने यहाँ पे कोई क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वाटर ही है, ठीक है, ये हमारा वाटर है। अब ये क्या होगा, देखो इसके अंदर चूंकि वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू होगा। अब देखो अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे ओपन होता, क्लोज नहीं होता, तब तो ये वेपर्स हमारे यहाँ जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वेंटर हमारा जो कंटेनर है वो हमारा क्लोज है, तो होगा क्या, वेपर्स हमारे बनेंगे तो, लेकिन ये वेपर्स हमारे बाहर नहीं जा पाएंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे जो भी कंटेनर की वॉल है यहीं पे जाके कह सकते हो कि थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो रुकने के बाद होगा क्या, देखो अगर आप लोग देखो तो जैसे कि जैसे जब दूध वगैरह को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, किसी भगोने में, और यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होता है कि जब वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है तो हम लोग उसको एक प्लेट से ढक देते हैं, और कुछ टाइम बाद अगर आप लोग प्लेट उठा के देखो तो प्लेट पे आप लोग को क्या दिखते हैं, हमारे जो है थोड़ा सा कह सकते हो वाटर के कुछ यहाँ पे बूंद यानी वेपर्स दिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, देखो अगर हमारा जो दूध ओपन होता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, लेकिन चूंकि आप लोग उसको ढक देते हो तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। तो प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो पहले क्या हुआ कि वाटर्स हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हुए, तो वो हमारी इस कह सकते हो इस कंटेनर की वॉल पे जाके इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद देखो क्या होगा, अब कुछ टाइम बाद हमारी इस प्रोसेस स्टार्ट होगी कंडेंसेशन की।
तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होगा, अब ये जो हमारी वाटर वेपर्स हैं ये दोबारा से हमारे वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। यानी देखो एक्चुअल में होगा क्या कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो वाटर्स हैं ये हमारे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो हमारे वेपर्स हैं ये दोबारा से हमारे यहाँ पे वाटर में मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो वेपर्स हैं ये दोबारा से वाटर में। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जो हमारी जो भी हमारा लिक्विड है इसके अंदर हमारी दोनों प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेंगी। यानी इसका वेपराइजेशन भी होता रहेगा और इसका कंडेंसेशन भी होता रहेगा। देखो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा फील लें। अच्छा चलो हम लोग इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म में देखते हैं। देखो एक्चुअल में होता कैसे, देखो आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना, सॉलिड के कंपैरिजन में। तो होता क्या है भाई, इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे जो है रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मोशन किया करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके अंदर भाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे इस लिक्विड की सरफेस को भी छोड़ के हमारे ऊपर चलने लगते हैं, ठीक है। हमारे इस लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर जो हमारा फ्री स्पेस होता है, ठीक है, फ्री हमारा जो गैसियस स्पेस होता है वहाँ चलना चालू कर देते हैं। अच्छा जब वहाँ चलना चालू कर देते हैं तो होता क्या है, यही चीज़ हमारी प्रोसेस क्या होती है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन देखो यही चीज़ तो है कि जो हमारे लिक्विड के जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्होंने क्या किया, लिक्विड सरफेस को छोड़ के हमारे गैसेस सरफेस में चले गए। तो ये हमारा वेपराइजेशन हो गया। तो हमारे देखो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस तरीके से आ गए। लेकिन उसके बाद देखो क्या होगा, देखो भाई काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी है इन मॉलिक्यूल्स में। तो जो मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे लिक्विड को छोड़ा था, ठीक है, यानी जो यहाँ पे गए थे, तो अब इनमें से कुछ हमारे दोबारा इस लिक्विड में वापस आना चालू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना भाई, ये तो मोशन करते रहेंगे। तो देखो जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ लिक्विड से गैसियस सरफेस में गए तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्या बोला, वेपराइजेशन, ठीक है। और जब यही मॉलिक्यूल्स हमारे दोबारा से जो है हमारे गैसियस सरफेस से लिक्विड में मिक्स हो गए तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्या बोला, कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे वेपराइजेशन भी कंटिन्यू चलता रहेगा, कंडेंसेशन भी कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि देखो इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा रहेगी ना। तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करते रहेंगे। एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद यहाँ पे जितना वेपराइजेशन हो रहा होगा, ठीक है, यानी जितना हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे उतना ही हमारा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा। यानी उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे इस लिक्विड के फ्री सरफेस से दोबारा से लिक्विड में मिक्स हो रहे होंगे। तो ये एक टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो हमारा इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें जो है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम देखने को मिल जाएगा जिसमें जितना हमारा वेपराइजेशन होगा उतना ही हमारा कंडेंसेशन होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के अचीव होने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अब जो हमारा यहाँ पे देखो जो भी हमारे वाटर के ये भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं वेपर्स हैं, ठीक है, तो जो हमारे वाटर के वेपर्स हैं अब वो जो है हमारी कंटेनर की वॉल पे जो भी प्रेशर डाल रहे होंगे, ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप लोग समझे। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए उस टाइम पे यहाँ पे वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे इस गैसियस एनवायरनमेंट यानी फ्री स्पेस में प्रेजेंट होंगे वो जितना प्रेशर डाल रहे होंगे उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। बस तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे व्हेन अ लिक्विड इज केप्ट इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी लीव्स द लिक्विड सरफेस एंड गोज इनटू द फ्री स्पेस अबव इट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो क्या करते हैं लिक्विड सरफेस यानी लिक्विड सरफेस को लीव करके कहाँ जाते हैं, फ्री स्पेस। यानी कि फ्री स्पेस देखो यही तो है, ये जो लिक्विड के ऊपर इतना स्पेस बचा है ये फ्री स्पेस है। तो जब ये यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज अबव द लिक्विड, अब धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। सम मॉलिक्यूल्स रिटर्न्स बैक टू द लिक्विड सरफेस, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड सरफेस में वापस आना चालू कर जाएंगे एंड मिक्स अगेन, ठीक है, और दोबारा से इस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। लाओ ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लोग देखो तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम,
अब उसके बाद अगर आप लोग देखो तो अब उसके बाद अगर आप लोग देखो तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी देखो जितना हमारा वेपराइजेशन होगा उतना ही हमारा कंडेंसेशन होगा। एंड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड बिटवीन लिक्विड्स एंड वेपर्स, और जो लिक्विड और वेपर्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना, नाउ एट दिस इक्विलिब्रियम फेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, अब इस फेज में हमारे वाटर के वेपर्स यानी जो भी लिक्विड है, ठीक है, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है ना, तो वो लिक्विड वेपर्स की वजह से जो भी प्रेशर लग रहा होगा उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे इस कंटेनर में आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वापस से नीचे आ रहे हैं, ये क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा उस टाइम यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो जितना प्रेशर डाल रहे होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। बस सिंपल सी बात है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की बात करें तो फैक्टर्स यानी कि देखो जैसे नेचर ऑफ लिक्विड, तो देखो नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है, देखो कुछ लिक्विड्स हमारे होते हैं वोलाटाइल नेचर के, ठीक है, और कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे होते हैं नॉन वोलाटाइल नेचर के। तो देखो जो हमारा वोलाटाइल नेचर के लिक्विड होंगे उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर वेपराइज होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये हमारे बहुत जल्दी वेपराइज होते हैं। जबकि नॉन वोलाटाइल हमारे बहुत ही मतलब इनके अंदर वेपराइजेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है, नॉन इवापोरेशन होता है इनके अंदर। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो हम लोगों ने किसी वोलाटाइल लिक्विड को लिया तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताओ भाई। देखो इनके अंदर वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वेपर यहाँ पे क्या होगा, ये वेपर्स बहुत ज़्यादा बनाएंगे, और जब वेपर्स बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी तो हमारा बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारा लिक्विड वोलाटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमारा कोई भी लिक्विड कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसको टेम्परेचर देना चालू कर दिया, हीट बढ़ाना चालू कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, और जब ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा लिक्विड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये यहाँ पे एक दूसरे से कितना ज़्यादा अट्रैक्ट है, तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे इनके बीच में ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच है, तो भाई ये एक दूसरे की जब ज़्यादा अच्छे से अटैच हैं तब ये लिक्विड सरफेस को छोड़ेंगे ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जितनी ज़्यादा होंगी यहाँ पे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और जितना ये यहाँ पे वीक होंगी, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर लीस्ट, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो ये था हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया अपने बेसिक इंट्रोडक्शन को, वेपर प्रेशर और लैटेंट हीट को। आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं अपने बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।